तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। काफ़ी टाइम से हमने आईपीओ एनालिसिस वीडियो पोस्ट नहीं किया है। हालांकि देखिए काफ़ी टाइम से मार्केट में कोई अच्छा मेन बोर्ड आईपीओ भी नहीं आया है। काफ़ी टाइम बाद एक डिसेंट आईपीओ यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। पूरी आईपीओ डिटेल्स आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करूंगा। उसी के साथ कंपनी के बारे में पूरा हम बिजनेस मॉडल को यहाँ पर समझने वाले हैं। क्या इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्या यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या की रिस्क हैं, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन कैसे नज़र आ रहे हैं वो भी हम चेक करने वाले हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में कितना है, कितना अभी तक सब्सक्रिप्शन हो चुका है, आगे हमको यहाँ पर क्या करना है, क्या हमको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंपनी फॉर द शॉर्ट टर्म फॉर द लॉन्ग टर्म कैसी नज़र आती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के, इस कंपनी के बारे में आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए 12 अगस्त को ओपन हुआ था, 18 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। तो अभी 2 दिन का समय और है हमारे पास, कल और परसों का। अगर आपको अप्लाई करना है तो प्राइस बैंड रखा गया है 209 से 220। तो 220 पे आपको अप्लाई करना है, हमेशा अपर प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करना है। इशू साइज़ है मिलियंस में है, तो करोड़ में अगर बात करें तो 840 करोड़ का ये जो है इशू साइज़ रहने वाला है। और अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसमें से करीब करीब आई थिंक 700 करोड़ के आसपास तो यहाँ पर फ्रेश इशू रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा ओएफएस नहीं है, ओएफएस का पोर्शन कम है। आई थिंक 750 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी का यहाँ पर ओएफएस रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पोस्ट इशू मार्केट कैप जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो यहाँ पर मार्केट कैप अगर आप देखें तो करोड़ में अगर बात करें तो करीब करीब 3800 करोड़ का ये मार्केट कैप रहने वाला है इस कंपनी का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी रहने वाली है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम इंक्लूड भी कर लें तो करीब करीब 4000 करोड़ के आसपास हमको एक कंपनी लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो 18 अगस्त को यहाँ पर आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फाइनेंशियलाइजेशन जो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 23 अगस्त को, रिफंड्स 24 अगस्त, क्रेडिट होना चालू होंगे 25 अगस्त एंड द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग होगी 26 अगस्त। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अच्छा खासा ये फ्रेश इशू आने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर क्या है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आर&डी फैसिलिटी एंड एक्सपेंशन। तो अपने एक्सपेंशन में ये पैसा लगाने वाले हैं। कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पर पॉजिटिव है कि एक्सपेंशन है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर सेटअप करेगी, अपनी आर&डी फैसिलिटी को यहाँ पर डेवलप करेगी। तो अच्छा खासा यहाँ पर ये जो है उसमें पैसा एक्सपेंड करने वाले, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए करने वाले, जो कि पॉजिटिव है। तो प्रमोटर्स के पास पोस्ट इशू जो है स्टेक होंगे 47% के आसपास। बाकी अदर्स में देखिए डीआईएस, एफआईएस और रिटेल निवेशक रहने वाले हैं। चलिए एक बार इसके नंबर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो देखिए FY22 में रेवेन्यू था 865 करोड़ का, उसके बाद 887 करोड़, देन FY22 में 1266 करोड़। तो रेवेन्यू में डेफिनेटली ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि 20% CAGR ग्रोथ टॉप लाइन में आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इबिट्टा आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर डिक्लाइन ही हुए हैं FY20 से कंपेयर करें तो। इबिट्टा मार्जिन्स, और ये क्यों डिक्लाइन हुए हैं वो भी हम अभी थोड़ी देर में पूरा डिस्कशन करेंगे। इबिट्टा मार्जिन्स आप देखिए कि डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, 9.9% के हो चुके हैं 15.8% से। और ये इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो 9.9% पे ये कंपनी काम करी, जो कि अगर जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है यानी कि EMS सेक्टर को बिलोंग कर रही है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड जो है डिज़ाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो अगर हम यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स को देखें तो उनके मार्जिन यहाँ पर 4-5% के हैं। तो उस हिसाब से कंपनी अच्छे मार्जिन पे काम कर रही है। और क्यों ये काम अच्छे मार्जिन पे कर रही है उसको भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम कंपनी का ओवरव्यू यहाँ पर पूरा एनालाइज करेंगे बिजनेस को। ठीक है, पैट अगर देखें तो पैट में भी आपको लगातार यहाँ पर जो है डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा, 971, 655, 765। पैट मार्जिन्स में भी डिक्लाइन है। ठीक है, नेटवर्थ छोड़िए इसको, तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर अगर आप देखें तो वो यहाँ पर हमको गिरती हुई नज़र आ रही है। तो ये हो गई कंपनी के नंबर्स की बात। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखें तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। चलिए अब कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ कंपनी का बिजनेस डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली कंपनी EMS सेक्टर को बिलोंग करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड डिज़ाइन सोल्यूशंस यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, company products are primarily focused on ODMs and OEMs, serving in end-use industries, automotive, healthcare, industrial appliances, IT, energy management, water purification, water supply, consumer product। तो डिफरेंट यहाँ पर एंड यूजर इंडस्ट्रीज को एक कंपनी केटर कर रही है। तो बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो ऑटोमोटिव से इनका रेवेन्यू आ रहा है करीब 20% के आसपास, कंज्यूमर से करीब 20% के आसपास, हेल्थ केयर से करीब 12%, 13%,
इंडस्ट्रियल से करीब 34%। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी इंडस्ट्रियल सेगमेंट से, वर्टिकल से इनका आता हुआ देखने को मिल रहा है। आईटी 10.2, रेलवेज जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 2% के आसपास। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी पीसीबीएस बनाती है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, आईटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड इन शिपिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फिनटेक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हेल्थ केयर डिवाइसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो है आरएफआईडी आपने ज़रूर देखे होंगे, वो यहाँ पर ये कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स ये कंपनी बना रही है। अदर प्रोडक्ट्स में देखिए मदरबोर्ड्स, डीआरएम मॉड्यूल्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यूएसबी ड्राइव्स एंड अदर मेमोरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह का ये जो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इनकी कंपैरिजन करते हैं, इनके पीयर ग्रुप की कंपनीज कौन सी है। तो यहाँ पर दो नाम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, डिक्सन एंड एम्बर, जो कि इनके लिस्टेड स्पेस में दो बड़े कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन जब मैं सिरमा एसजीएस की बात करता हूँ तो देखिए इनकी जो प्रेजेंस है डिफरेंट देखिए एप्लीकेशंस में है। और डिक्सन एम्बर के अलावा, डिक्सन एम्बर जो है इनकी प्रेजेंस कम एप्लीकेशंस में है, लेकिन सिरमा की प्रेजेंस देखिए होम अप्लायंसेस में भी है, ऑटो में भी है, इंडस्ट्रियल में भी है, टेलीकॉम में भी है, आईटी में भी है कुछ पार्ट, ठीक है, मेडिकल में भी है, और साथ ही साथ एरो डिफेंस एनर्जी में भी है। तो यहाँ पर जो है इनका एक वेल डाइवर्सिफाइड आप कह सकते हैं कि इनकी प्रेजेंस है। डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट सेगमेंट्स में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस हमको आती हुई देखने को मिलती है। डिक्सन एम्बर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा, हालांकि डिक्सन का भी अच्छा खासा यहाँ पर जो है सेगमेंट्स में इनका प्रेजेंस है। अब कैसे ये वेल डाइवर्सिफाइड है ईएसडीएम स्पेस में, तो देखिए 2020 तक ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस करती थी, जहां पर 85 टू 90% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से ही आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट से ही इनका रेवेन्यू आ रहा था। लेकिन 2020 में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, तो यहाँ पर इनकी मार्केट प्रेजेंस आप देखिए, इनकी यहाँ पर मार्केट प्रेजेंस हमको बढ़ती हुई देखने को मिली आफ्टर एक्वायर्ड एसजीएस टेक्निक्स 20% इन नवंबर 2020 एंड रेस्ट 80% इन सितंबर 2021। तो ये जो है इन्होंने एक्विजिशन किया, ठीक है, 20% नवंबर में किया 2020 में, और 80% 2021 में कर लिया, रेस्ट 80% सितंबर 2021 में, विच वॉज गार्नरिंग 80% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड वॉज फोकस्ड ऑन सेक्टर सच एज ऑटोमोटिव। तो यहाँ पर आफ्टर 2020-21 क्या हुआ कि यहाँ पर इनका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना शुरू हो गया। आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं एक्सपोर्ट, लार्जेस्ट ईएसएम एक्सपोर्टर है इंडिया में सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। तो अभी FY22 का रेवेन्यू है 36.9%, FY17 FY21 तक आप देखिएगा तो 50% से ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू था। वहीं अगर आप दूसरी कंपनीज देखेंगे तो सारी डोमेस्टिकली जो है कंपनी यहाँ पर सप्लाई कर रही है। बाकी कंपनीज की बात करें, लेकिन सिरमा एसजीएस का यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी आ रहा था एक्सपोर्ट से। FY20 के बाद हमने देखा कि कोविड का लॉकडाउन लगा, सप्लाई चेन यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आए, इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू यहाँ पर हमको जो है इबिट्टा मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले, क्योंकि मार्जिन्स इनको अच्छे मिलते थे जब ये एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ना चालू हुआ FY22 में, तो इनके मार्जिन्स यहाँ पर डिप होना चालू हो गए। इनके पैट मार्जिन्स भी यहाँ पर जो है इसी वजह से डिप हुए, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो मार्जिन्स थे, जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे, वो एक्सपोर्ट वाले जो प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छे आ रहे थे, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट थे। तो ये रीज़न है कि इनके हमको यहाँ पर फाइनेंशियल्स इतने डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो जब मैं बोल रहा था आपसे 9.9% के एबिट्टा मार्जिन्स पे अभी भी ये कंपनी काम कर रही है। वहीं डिक्सन एम्बर जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 4 से 6% तक मार्जिन्स पे काम करते हैं। भारत एफआईएस 2.7% पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टिल यहाँ पर सिरमा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि अगेन एक और पॉजिटिव है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब हम बात करें यहाँ पर की ग्रोथ ड्राइवर्स की, क्या यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो R&D इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने कंपनी में किया है। इनकी जो सब्सिडरीज हैं उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर निवेश किया है, आगे भी ये करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है फ्रेश इशू काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस में, स्मार्ट होम डिवाइसेस में, तो उसका यहाँ पर फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉनिक जो है डिज़ाइन सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करा रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, IT भी आता है, होम अप्लायंसेस भी आता है, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आती है। इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक ये प्रॉक्सी हो सकता है, जहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट सब असेंबलीज जो है यहाँ पर ये कंपनी क्रिएट करती है। तो अगेन ये भी एक अच्छा इनके लिए मार्केट सेगमेंट हो सकता है, जहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। और EMS की रिक्वायरमेंट यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाली है,
क्योंकि अगेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रहेगी ही रहेगी। एंड द टेक्नोलॉजी का अपग्रेड ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जा रहा है। जहाँ पर हम बात करते हैं क्यों यहाँ पर ER&D स्पेस एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम LTTS टाटा एल्क्सी की बात करते हैं, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं उसकी बेनिफिशियरी नज़र आ सकती है। जहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, डिजिटाइजेशन के अडॉप्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगेन इस कंपनी के पास भी डेफिनेट R&D जो है एक्सपर्टीज़ है और ऑलरेडी डिज़ाइन सॉल्यूशन से प्रोवाइड करा रही है। और चाइना प्लस वन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का तो डेफिनेटली जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फ़ायदा मिलने ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी फोकस यहाँ पर कर रही है, काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आप देखिए कि जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में यहाँ पर हमको लगती हुई देखने को मिल रही है, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिलेगा। तो जो इनिशिएटिव्स हैं उसका फ़ायदा इनको डेफिनेटली मिलने वाला है। रिस्क की बात भी करना ज़रूरी है। तो रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इनका अभी भी जो है रेवेन्यू काफ़ी 50% तक यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा था एक्सपोर्ट से, तो धीरे धीरे अच्छी बात यह है कि उसको ये कम कर रहे हैं, डोमेस्टिक एक्विजिशंस कर रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी इनका काफ़ी फोकस है, तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो ये की रिस्क है, धीरे धीरे इसको ये मिटिगेट कर रहे हैं। ग्लोबल अगर मार्केट्स में कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं तो इनके रेवेन्यू पे उसका असर पड़ता है, और इसीलिए हमने देखा कि इनके मार्जिन्स काफ़ी डिप हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट जो ये कर रहे थे वहाँ पर मार्जिन्स अच्छा कमा रहे थे ये। कंपनी डील्स इन वेरियस ग्लोबल करेंसीज, तो अगेन यहाँ पर जो है करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क है। प्रोडक्ट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक IT प्रोडक्ट्स चेंज रैपिडली ड्यू टू इवॉल्विंग डिमांड, तो अगेन ये भी जैसे हमने बात करी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन काफ़ी रैपिड पेस पे चेंज होते हैं, तो अगेन R&D पे ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और मैं इनकी अभी वो पढ़ रहा था, क्या बोलते हैं, इनकी ड्राफ्ट पढ़ रहा था मैं, इनका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था भाई साहब, 800 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, उससे मेरा दिमाग फिर गया। तो मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स उसमें पढ़े, तो ये अगेन अपनी सब्सिडरीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, R&D फोकस एक्सपर्ट जो है अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। 800 पेजेस का था, तो मैंने सोचा चलिए उसको छोड़ते हैं, फिर मैंने आपके साथ इस रिसर्च रिपोर्ट के साथ ही ये जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है पड़ोसी हैं, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे, मलेशिया जैसे, वो यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं सिरमा के लिए, इसका जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो ये सारे की रिस्क भी हैं, लेकिन कंपनी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके कंपैरिजन करता हूँ पीयर्स के साथ, तो देखिए इनके जो पीयर्स हैं वो हैं डिक्सन, लिस्टेड स्पेस में बात कर रहा हूँ, डिक्सन और एम्बर। इनका जो एप्लीकेशन सेगमेंट है वो भी ज़्यादा है डिक्सन से, एम्बर से, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पर अच्छे हैं डिक्सन और एम्बर से। और साथ ही में अगर आप देखें वैल्यूएशन, जी हाँ दोस्तों, इसके पी जो अभी है 41-42 के आसपास है, और डिक्सन ट्रेड कर रहा है 110 पे, एम्बर ट्रेड कर रहा है 75 पे, और इंडस्ट्री का मैं अगर मीडियन पी की बात करूँ तो 60 का पी यहाँ पर इंडस्ट्री का पी है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। और EMS की जो इंडस्ट्री है वो, उसकी ग्रोथ अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। इसीलिए डिक्सन और एम्बर हाई ग्रोथ कंपनीज नज़र आती है, और इसीलिए इनको इतने वैल्यूएशन भी मिलता है। और सिरमा भी उसी कैटेगरी में कंपनी लिस्ट हो रही है, तो वैल्यूएशन वाइज भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 12 तारीख को यहाँ पर ओपन हो गया था, तब से लेकर QIBs ने अभी तक निवेश यहाँ पर नहीं किया है। HNIs ने यहाँ पर ज़्यादा अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है। रिटेल ने 2% जो है 2 टाइम्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सब्सक्राइब कर लिया है, टोटल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। हो सकता है यहाँ पर लास्ट डे में हमको यहाँ पर 18 अगस्त को यहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल जाए। लेट्स सी मार्केट की कंडीशन क्या रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको अप्लाई ज़रूर किया जा सकता है फॉर दी शॉर्ट टर्म गेन। क्योंकि अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो इसका 12% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि मुझे लगता है जैसे ही यहाँ पर चौथे दिन पार्टिसिपेशन अच्छा होगा तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ सकता है। मार्केट अच्छा रहा तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप इसको ज़रूर यहाँ पर इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं दोस्तों यहाँ पर 2 एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ थ्रू डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स। लेट्स यहाँ पर कैसा रहता है मार्केट, अभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ 4th डे पे देखूंगा कि सब्सक्रिप्शन कितना आता है। अगर सब्सक्रिप्शन HNIs की तरफ से अच्छा आ गया, QIBs की तरफ से अच्छा आ गया, तभी लगाऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने सोचा है कि 2 एप्लीकेशन तो लगाऊंगा। अगर यहाँ पर 15-20% के आसपास गेन मिल गया तो कोई बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, अच्छी है नहीं है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, कोई यहाँ पर दिक्कत नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म में EMS इंडस्ट्री ग्रो होगी, और जो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करा रही है, और डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स को ये कंपनी केटर कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। बाकी इसको हम और देखेंगे, एक बार लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल रहता है, और आपके साथ आगे भी एनालिसिस करूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।